वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो बार बार मेंस और इंटरव्यू दे रहे हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। उनके किसी न किसी कारण से मेंस में कम नंबर आ रहा। और इतना जान लीजिए, अगर आपके मेंस में कम नंबर है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। हो सकता है औपचारिकताओं के लिए कट ऑफ टच करने के लिए इंटरव्यू कॉल आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको बाहर ही होना है। तो आपकी कुल स्ट्रेटजी, आपकी जो असली लड़ाई है, जो मैं अब तक समझ पाया, वो मेंस आंसर राइटिंग की है। मेंस में अगर आपको एज मिल जाता है, थोड़ी ज़्यादा नंबर आते हैं, तो फिर आपकी मंजिल काफ़ी आसान हो जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों पे यह वीडियो आधारित है। और ख़ास कर वो स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं, वो शुरू से अपनी जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग से मैंने वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। जुडिशियल एग्ज़ाम स्ट्रेटजी का एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियोज कि आप फ्रेशर हैं तो आप कैसे तैयारी करें, उस बारे में हमने बताया है, अपने व्यूज शेयर किए हैं। यह वीडियो खासकर थोड़ा एडवांस स्टेज का है, और खासकर दिस वीडियो इज मेंट ओनली फॉर दोज स्टूडेंट who time and again are appearing into मेंस एंड इंटरव्यू and finally they are disqualified। तो नटसेल में टारगेट सिर्फ इतना है कि मेंस में हमारे कैसे शानदार नंबर है। तो ये बहुत ही आसान काम है। मैंने इस बारे में सीरीज शुरू किया है, कई क्वेश्चन वगैरह आंसर उनके दिखाए हैं। आप इनको रेगुलर फॉलो करते रहिएगा, तो कुछ समय के बाद आपकी भी यह समस्या, अगर आपके मेंस में स्कोरिंग कम हो रही है, तो यह समस्या आपकी दूर हो सकती है। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है कि आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और दो आंसर हमने सेलेक्ट किए हैं स्टूडेंट का। एक हिंदी मीडियम का आंसर है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के हितों को ध्यान में रखते हुए, और एक इंग्लिश मीडियम का आंसर है। आपके सामने मैं स्कोरिंग भी करूँगा, कितने नंबर मिलने चाहिए, अगर ये नंबर हमने दिए तो क्यों दिए, अगर नंबर नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, इन सारे पहलुओं पे चर्चा होगी। तो यह बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आप बगैर स्किप के इसे ध्यान से देखिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। यह देखिए, अभी हमारे डीटीएच सीरीज में एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द ऑब्जेक्ट एंड इसेंशियल। इन्होंने सब्जेक्ट छोड़ दिया है लिखने में। क्वेश्चन जो था, हम लोगों ने जो पूछा था, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड इसेंशियल। मैं पूरा आंसर तो नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, कुछ पोर्शंस आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा आंसर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज कर इसका आंसर, इनका आंसर, इन स्टूडेंट का आंसर आप जरूर पढ़िएगा। और ये देखिए, तो क्वेश्चन है कि डिस्कस द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड इसेंशियल ऑफ थेफ्ट। कैन देयर बी स्टिल ए थेफ्ट इन द एब्सेंस ऑफ wrongful गेन एंड wrongful लॉस। यह क्वेश्चन का जो मार्क्स जो है 10+5 मार्क्स का यह क्वेश्चन है, और इसमें 10 मार्क्स में आपको पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और इसेंशियल, और 5 मार्क्स में एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और वो पूछा जा रहा है कि रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस नहीं हुआ, क्या इन द एब्सेंस ऑफ रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस चोरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखिए, इन्होंने आंसर का जो शुरुआत किया है, मैं थोड़ा शुरुआती लाइन है, चोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा इतने में यह संपत्ति के विरुद्ध अपराध में परिभाषित एक अपराध है। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान यहाँ पे दिया हुआ है। चोरी की परिभाषा के साथ 5 स्पष्टीकरण दी हुई है, और ये स्पष्टीकरण लिखना शुरू कर दिए। आप देखिए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़िएगा।
और मैं हल धीरे धीरे स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, आपको जहाँ ज़रूरत हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने गलत लिखा है, लेकिन सवाल आपसे स्पेसिफिक पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, थेफ्ट के ऑफेंस का ऑब्जेक्ट क्या है और उसका सब्जेक्ट क्या है। तो इनका आंसर क्वेश्चन के संदर्भ में टोटली इररेलेवेंट है। जो मार्क्स हमने ब्रेकअप किया है इसमें 10 नंबर में जो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड इसेंशियल, तो उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए 2 ऑब्जेक्ट के लिए 2 मार्क्स, सब्जेक्ट के लिए 6 मार्क्स इसेंशियल के लिए, और लास्ट वाला तो 5 क्लियर है। तो इन्होंने पूरा एक पेज खराब कर दिया और ऑब्जेक्ट के बारे में एक लाइन भी इन्होंने नहीं कहा है, कुछ स्पष्टीकरण देने लगे। चोरी का उद्देश्य के बारे में लिखा है कि चोरी को संपत्ति के विरुद्ध अपराध परिभाषित करने का उद्देश्य है कि कोई संपत्ति जो जंगम है यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में है तो चोरी के उद्देश्य के लिए वह संपत्ति उसकी मानी जाएगी जिसके कब्जे में है, भले ही वह उस संपत्ति का स्वामी ना हो। अतः जंगम संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति की अभिव्यक्ति या विवक्षित सम्मति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से संपत्ति हटाता है तो वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। इस आंसर को पढ़ने के बाद यह साफ है कि इन्हें कुछ नहीं पता। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं और ना ही इस आंसर को मैंने सेलेक्ट करा इनको क्रिटिसाइज करने के लिए। इनसे मेरी प्रार्थना है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं नाम बिल्कुल ही नहीं डिस्क्लोज कर रहा किसी का भी, आपको सीखना है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आपने जरूर मेंस दिया होगा, लेकिन मेंस में आपके गारंटी, डंके की चोट पे गारंटी, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा, इस तरह के आंसर से आप कभी भी मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। आपके बहुत ही गंदे नंबर आएंगे मेंस में। हम आपको दिखाएंगे कि मेंस में अच्छे नंबर आने के लिए आंसर आपका किस तरीके का होना चाहिए, अगले वीडियो में दिखाएंगे आप। तो एग्जामिनर भी इंसान होते हैं, वो जब आपके आंसर को पढ़ते हैं तो वो भी रिएक्ट करते हैं, खुश होते हैं तो आपको अच्छे नंबर दे देते हैं, और अगर आपका आंसर उस तरह का नहीं है तो बिल्कुल नंबर नहीं देता। तो चोरी का उद्देश्य है टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी बाय रॉन्गफुल एंड अनलॉफुल मीन्स। यह चोरी का ऑब्जेक्ट है। टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी बाय इंप्लाइंग रॉन्गफुल और अनलॉफुल मीन्स। तो यह एक लाइन का ऑब्जेक्ट है कि गैर कानूनी तरीके से किसी और की संपत्ति ले लेना। अब कौन सी संपत्ति, वो सब्जेक्ट में पूछा गया है। चोरी का सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों मूवेबल प्रॉपर्टी है वो अगले आंसर में आपको मिलेगा। उसमें स्टूडेंट ने काफी अच्छा आंसर लिखा, वो मैं इसके बाद उस पर आऊंगा। तो और ये अब आ जाइए, तो इन्होंने ऑब्जेक्ट पे लिखा है लेकिन वेग लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। नॉट मतलब कुछ भी नहीं, 0/0 ऑब्जेक्ट। अरे चोरी का ऑब्जेक्ट है गैर कानूनी ढंग से किसी दूसरे की मूवेबल प्रॉपर्टी को अर्जित करना बाय रॉन्गफुल एंड अनलॉफुल मीन्स। ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट है और यह लिया जाता है विदाउट कंसेंट। हम लोग आएंगे उस पर। तो अब चलिए, ये चोरी की आवश्यकता, तो यह पोर्शन इनका सही है। तो चोरी के ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, पेज भर दिए हैं। तो आप यह बात समझिए कि अगर आपने कॉपी भर दी तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर ऐसा आप सोचते हैं
तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कॉपी भरने से मेंस में नंबर नहीं मिलता, इसको गांठ बांध लीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पता ना कितने कॉपी हमने निकलवाया स्टूडेंट के आरटीआई के जरिए, और एक कॉमन साइकोलॉजी सी बन गई है कि कॉपी भर दो नंबर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो कॉपी अगर आपका कंटेंट इरेलीवेंट है, टू द पॉइंट नहीं है और स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। मैं इनको ऑब्जेक्ट में 0 नंबर दूंगा, सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है 0 नंबर। 6 नंबर का इसेंशियल इन्होंने अच्छा लिखा है, तो 6 में मैं इनको चलिए 5 नंबर दे दे। 6 में 5 नंबर आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन चलिए मैं फिर भी इनको 6 में 5 नंबर दे रहा हूं। अगले पोर्शन पे आते हैं कि रॉन्गफुल, इन द एब्सेंस ऑफ रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, क्या चोरी हो सकती है या नहीं हो सकती। इन्होंने इसेंशियल में सजा भी लिख दिया है। इसेंशियल में चलिए सजा आपने लिख दिया, स्पष्टीकरण लिख दिया, आपने लंबा कर दिया इसेंशियल वाले पोर्शन को, तो इसे साफ झलकता है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है, आपकी पकड़ नहीं है, और उन एरियाज को आपने अनटच छोड़ दिया। अब हाँ, यह देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, गलत लाभ व गलत हानि के अभाव में चोरी। चोरी के अपराध के लिए आशय का बेईमानी पूर्ण होते हुए संपत्ति लेने का अपराध होने चाहिए। भारतीय ये धारा बेईमानी से चोरी के अपराध में अभियुक्त अपने लिए सदैव लाभ कारित करता है। सवाल पूछा जा रहा कि इन द एब्सेंस ऑफ रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस कैन देयर बी ए थेफ्ट और नॉट। ऐसे सवालों का पहला लाइन यस, even in the absence of wrongful gain and wrongful loss there can still be a theft। और अब आप उदाहरण देखें, दूसरे आंसर में ये सारा उदाहरण आपको मिलेगा। इन्होंने एक लैटिन का वर्ड यूज कर दिया एनिमो फुरेंडी, ठीक है यह, लेकिन इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया है, पेज भर दिया है, एक केस भी रेफर किया है इन्होंने, और अतः गलत लाभ व गलत हानि के अभाव में चोरी नहीं है। और इन्होंने ऐसा लिखा है, तो इस 5 नंबर में मैं इनको मैक्सिमम 6 में तो 5 नंबर दे दिया इनको, और ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन, इसमें मैं चलिए इनको 1 नंबर दे देता हूं। तो इनके टोटल कितने नंबर हो गए, 6/15। अब आइए दूसरे आंसर को देखते हैं जो थोड़ा बढ़िया आंसर है। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, एक हिंदी का दिखा दिया, एक अंग्रेजी का दिखा दिया। देखिए इसी क्वेश्चन को इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने इंट्रो दिया 1 लाइन का, थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सेक्शन 303 या भारतीय न्याय संहिता लेज डाउन प्रोविजंस रिलेटिंग टू थेफ्ट। देखिए इन्होंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऐसे करके लिखा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट इज टू ऑब्टेन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बाय इंप्लाइंग रॉन्गफुल और अनलॉफुल मीन्स विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। शानदार। और इनको इस छोटे से आंसर में 2 नंबर का आंसर है। मेरा मन तो कर रहा है 2 में 2 देने का, लेकिन चलिए मैं इनको 2 में 1 नंबर दूंगा। सब्जेक्ट देखते हैं, एज पर सब सेक्शन 1 थेफ्ट रिक्वायर्स मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश टेकिंग ऑफ इट, सिंस an immovable party is incapable of moving so as to facilitate taking of it, so much property is not subject of theft।
A movable party is capable of being moved and taken away, so only movable party is the subject matter of theft. इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि भाई भैया थेफ्ट की परिभाषा में कि मूविंग अवे द पार्टी, तो इमूवेबल पार्टी मूव अवे हो ही नहीं सकती, तो इसलिए इमूवेबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट नहीं हो सकता। मूवेबल पार्टी मूव हो सकती है, तो मूवेबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। शानदार। और इसमें 2 नंबर का है, इसमें क्या कम नंबर में दूं या ना दूं, 2 में इनको 2 नंबर मिलेगा। अब रह गया बात इसेंशियल का। 6 नंबर का इसेंशियल है। इसेंशियल आप पॉज करके इसे पढ़िएगा, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। ये डिजॉनेस्ट इंटेंशन लिख दिया, बिल्कुल ठीक लिख दिया। मूवेबल पार्टी लिखा, बिल्कुल ठीक लिख दिया। मूवेबल पार्टी का भी डेफिनेशन दे दिया है। तो पार्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, ये भी ठीक लिखा है इन्होंने। चौथा लिखा पार्टी मस्ट बी टेकन विदाउट कंसेंट, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। और सारा कुछ देयर मस्ट बी मूविंग ऑफ दैट पार्टी, ये भी बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। एग्जाम्पल भी दे के इन्होंने समझाया है। तो यह देखिए मेंस में आपको कितना लिखना है, किसी क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखेंगे, मैंने कई सारे अपने वीडियोज में बता रखे हैं आपको। आपका आंसर कितने स्पेस में हो, मैं आपको अगर आवश्यकता होगी तो फिर से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। पिछले कई सारे वीडियोज मैंने चर्चा किया, उसे आप देखिएगा। तो इसेंशियल इन्होंने ठीक लिखा है। मैं उनको तो 6 में 5 दिया था, लेकिन चलिए इनको 6 में 4 में दूंगा, 6 में 4। और ये देखिए जो अगला पोर्शन है 5 मार्क्स का, उसका इन्होंने आंसर लिखा है थेफ्ट विदाउट रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस। सिंस थेफ्ट एज पर सबसेक्शन रिक्वायर्स डिजॉनेस्ट इंटेंशन एंड डिजॉनेस्टली डिफाइंड अंडर सेक्शन इतना लिखा हुआ है, और टू होल्ड ए पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू एनदर। मैं इसे पढ़ के ही सुनाता हूँ, थोड़ा सा आप जरूर देखिए, क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं कि नंबर कैसे मिलता है, क्या लिखना चाहिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने दीजिए। सिंस थेफ्ट एज पर सब सेक्शन 1 रिक्वायर्स डिजॉनेस्ट इंटेंशन एंड डिजॉनेस्टली डिफाइंड अंडर सेक्शन इतना is intention to cause wrongful gain to one person and wrongful loss to another person. So mere intention to cause such wrongful gain or wrongful loss is sufficient to hold a person liable for theft even if no actual wrongful gain or loss has been caused. Thus it can be said that there can be theft even in the absence of wrongful gain or wrongful loss. सही लिखा है। और यही नहीं, इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया। एग्जाम्पल, ए सीज ए रिंग बिलोंगिंग टू जेड लाइंग ऑन ए टेबल इन जेड्स हाउस। ए हाइड्स द रिंग in a place where it is highly improbable that Jade will ever find it, with the intention of taking the ring from hiding place. Here A at the time of first moving of the ring commits theft even though no wrongful gain or wrongful loss has been caused. मतलब जेड के कमरे में एक अंगूठी थी, ए गया उसे छुपा के रख दिया कि बाद में ले जाएंगे मौका मिलेगा, तो चोर को मौका नहीं मिला, वो अंगूठी लेके जा नहीं सका। लेकिन उसने अंगूठी छुपाई तो अंगूठी वहां से मूव हुई, और मूविंग इज सफिशिएंट। तो इन्होंने इसी चीज को समझाया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और फिर लिखा, दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट थेफ्ट अंडर सेक्शन इज एन ऑफेंस directed against movable party and there can be theft even without wrongful gain or wrongful loss. सटीक, एक्यूरेट। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा ये आंसर। और मैं इनको इस आंसर के लिए
5 में कितना नंबर देने चाहिए आप बताइए। इन्होंने सही लिखा है। आपके सही आंसर एग्जामिनर के मूड को चेंज कर देते हैं। मैं 5 में इन्हें 4 नंबर दूंगा, तो 4 4 8 2 10 11। इनको 11 में 15 नंबर। आप देखिए, यह वीडियो बना के डालने का मुझे बहुत सारे बच्चे अप्रोच करते रहते हैं। मैं थोड़ा बच्चे लोगों के साथ फ्रेंडली रहता, तो स्टूडेंट कोई भी हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, वहाँ पढ़ते रहे। मुझे कोई स्टूडेंट अगर अप्रोच करता है तो जो भी मेरे से पॉसिबल हो सकता वो मैं ज़रूर हेल्प करता हूँ 24/7/365। तो मैंने यह महसूस किया है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव में वो फेलियर हो रहे हैं, उनकी मंजिल हासिल नहीं हो रही है, उनका सपना साकार नहीं हो रहा। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक स्पेशल बैच मेंस आंसर राइटिंग का, 2-3 तरह के बैचेज हैं आपके बजट के हिसाब से। सिर्फ आंसर राइटिंग, टीचिंग विथ आंसर राइटिंग, तो आपको कौन सा बैच सूट करेगा, हम लोग यह बैच मंडे से स्टार्ट करते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी समस्या है या आप किसी सवाल का जवाब जानना चाहते तो हमें 9262810582 पर अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और जो आपकी परेशानी या कोई सवाल है तो वो लिख कर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम वक्त मिलते ही जरूर, ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं किसी स्टूडेंट का मैसेज और मैंने जवाब नहीं दिया, देर सवेर मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। तो आइए हम लोग साथ मिलकर इस सपने को साकार करें। अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी जानकारी में अगर कोई स्टूडेंट हो बार बार मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।